सोलापुर गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सूरज ढलने के बाद बूढ़े किसान और अलग अलग तबके के लोग इकट्ठा होते थे। रात देर तक उनकी गंभीर मुद्दों पर होने वाली बातचीत से यह जगह हमेशा जीवंत रहती थी। लेकिन 1 महीने पहले आई भयानक बाढ़ ने गांव का नक्शा ही बदल दिया था। तालाब और पोखरे अब भी पानी से लबालब भरे थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूबकर मरने की खबर पूरे गांव में एक सन्नाटा ला देती थी। और आज इसी चिंताजनक विषय पर बरगद के नीचे बहस जोरों पर थी। जो भी कहिए गोवर्धन काका, यह घटनाएं सचमुच अजीब हैं। अजीब क्या है मास्टर? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो हादसा तो होगा ही, और सब उसी श्मशान के पास वाले अस्थि कुंड में ही मर रहे हैं। जो भी हो गोवर्धन काका, रघुनाथ मास्टर ठीक ही कह रहे हैं। इससे पहले की बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्तों में 4 लोगों का डूबना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वह भी एक ही तालाब में डूबकर मरे हैं। अरे रहने दे, ये गांव है, कोई मुंबई या दिल्ली नहीं। यहां कौन सरकार आकर रोशनी लगवाएगी? हम किसान की हालात में जीते हैं, हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा। फिर भी काका, यह सोचने की बात है कि पूरा सोलापुर झील और तालाबों से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र अस्थिकुंड में क्यों हो रही हैं? हाँ, यही तो। गांव में बहुत तालाब हैं, लेकिन मौतें सिर्फ उसी कालदूत मशान वाले अस्थिकुंड में ही हो रही हैं। अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। कहां से आए हो आप? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अंधेरी से आया हूं। मैं इस गांव के शंकर पांडे का वकील हूं। वकील? मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 एकड़ जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूं। पर बाबू, आपने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सोलापुर में मुकदमेबाजी नहीं होती। यह सुनकर परदेसी आदमी जैसे बुझ सा गया। उसके चेहरे से उम्मीदें उतर गईं। वह पूरी तरह उदास हो गया। अब क्या करूं? मैं और कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूं। गोवर्धन काका का गलत मतलब मत लेना। असल में शंकर पांडे अब इस गांव में नहीं रहते हैं। अरे हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? हम तो बात कर रहे हैं, दिख नहीं रहा तुझे? विक्रम उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या आज की रात किसी के घर रुक सकता हूं? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, शंकर पांडे पास के नंदगांव में रहते हैं। तुम चाहो तो वहां उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, कालदूत श्मशान के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? श्मशान के पास के तालाब में भूत और आत्माएं रहते हैं। उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं कल्याणी पहलवान का लड़का हूं। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। यह कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। गोवर्धन काका, क्या आपने ठीक किया? अगर वह परदेसी आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। सुना नहीं? वह कल्याणी पहलवान का बेटा है। अरे चिंता मत करो। अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे गांव वालों का कसूर नहीं। मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है। तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को। मैं तो अब जा रहा हूं। मामला ठीक नहीं लग रहा। वह आदमी परदेसी है। अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को क्या सफाई देंगे? हाँ, सही कहा। मैं क्या कहता हूं, क्यों ना हम शेर सिंह काका के पास चलें? सभी ने इस बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए। सब लोग शेर सिंह काका के घर की ओर रवाना हो गए। दूसरी तरफ परदेसी सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतने कठोर और बेरहम हैं तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वह अस्थि कुंड के किनारे कालदूत श्मशान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि यह रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा था। वह आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। कौन हो तुम? हे भगवान, बचाओ मुझे! वह चीखता है। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम डर से पत्थर सा जम गया। वह राक्षस उसे खींचते हुए कालदूत श्मशान की ओर ले जाने लगा।
और उस समय श्मशान से एक रहस्यमयी आवाज भी गूंज रही थी। ले आओ उसे, ले आओ, आजा आजा, लेकर आओ उसे। उधर मंदिर से शेर सिंह काका बाहर निकले। रघुनाथ मास्टर और उनके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों और कहां भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है शेर सिंह काका। या तो कोई अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी मदद बहुत जरूरी है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से कालदूत शमशान में एक काली साधना करने वाला कपिला बाबा ठहरा हुआ है। और आप जानते हैं, मैंने कई बार उस बूढ़े माधव काका को वहां जाते देखा है। लेकिन असली वजह क्या है, यह हम में से कोई नहीं जानता। मुझे भी बहुत पहले शक हुआ था। माधव कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है और मैंने भी उसे कई बार कालदूत श्मशान की तरफ जाते देखा है। वो क्या कर रहा है काका? हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। शायद अब और समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। वह परदेसी भी उसी श्मशान की ओर गया है, हमें भी उसी ओर चलना चाहिए। ठीक कहा, चलो चलते हैं। अब और किसी को बुलाने का समय नहीं है हमारे पास। सब लोग कालदूत श्मशान की ओर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रहस्य नहीं सुलझेगा वे सभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ विक्रम एक काठ पर बंधा है। सामने कपिला बाबा की आग जल रही है। अरे जाग गया रे तू, अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। नाम क्या है तेरा? वैसे आप कौन हैं? मुझे छोड़ दो, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप, तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा, काट इसको, रेत इसका गला। क्षण भर में अंधेरे से वह भयंकर राक्षस फिर से बाहर निकल आया और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानो मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं परदेसी हूं। मेरा परिवार उजड़ जाएगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इतने में माधव काका भी वहां पहुंच गए। उनका चेहरा अब इंसान से ज्यादा पिशाच जैसा लग रहा था। हाँ, तू परदेसी है, लेकिन बलि का कारण तुझे भी जानना चाहिए। वह तालाब देख रहा है, उस तालाब को अमृत पोखर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसकी भी जान वहां जाएगी, उसकी जीवन शक्ति तालाब में बंध जाएगी। अघोरी और माधव को क्या पता था? झाड़ियों के पीछे मास्टर रघुनाथ, शेर सिंह और बाकी गांव वाले उन्हें चुपके से देख रहे थे। हर अमावस को उस अमृत पोखर में डुबकी लगाकर मैं पा सकता हूं लंबी उम्र। जीवन बहुत बड़ा भोग है रे। यदि अमृत पोखर की साधना पूरी हो गई तो इस बार की अमावस्या में मैं पा लूंगा अमृत का वरदान। बस, बहुत हो गई तेरी बकबक। अब मैं साधना पूरी करता हूं। जय काल पिशाच, जय काल पिशाच। ओए मेरे चेले, अब तू अपना काम कर, खत्म कर इस ठोकर को। इतना कहते ही राक्षस विक्रम का गला काटने जा रहा था। विक्रम कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी झाड़ियों से एक जलता हुआ मशाल राक्षस के सीने पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर आग में झुलस उठा। कौन? किसने किया यह? किसकी इतनी हिम्मत हुई रे? किसने किया? झाड़ियों से शेर सिंह काका और बाकी गांव वाले निकल आए। मशाल फेंकी थी रघुनाथ मास्टर ने। माधव, लालची बूढ़े, तेरा अब भी भोग का लालच गया नहीं? अघोरी के साथ मिलकर तू यह कुकर्म कर रहा था। कितने लोगों की जान ले ली तूने? हाँ, कर रहा था तो क्या? मैं प्रकृति के नियम से मरना नहीं चाहता। मैं अमर होना चाहता हूं। अमर रहूंगा मैं। रघुनाथ मास्टर ने विक्रम का हाथ खोला। विक्रम का हाथ खुलते ही वह गुस्से से लाल होकर माधव की तरफ बढ़ा। इसे क्यों छोड़ा? यह मेरा शिकार था। मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि गांव वालों ने उस कपिला बाबा को पीट पीट कर मार डाला। शेर सिंह काका जी, इस माधव को मेरे हवाले कर दीजिए। इससे और जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं इसको मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। रुको, ऐसा मत करो। रुको, नहीं, इसे मत मारो। ये मृत ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं हैं जो इसे नियंत्रित कर रही हैं। अगर तुमने इस समय इसे मार दिया तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन विक्रम, जिसे बचाकर जोश आ गया था, किसी की नहीं सुनता। उसने उस बूढ़े माधव को इतना मारा कि मार मार कर मार डाला। शेर सिंह, रघुनाथ और कुछ और लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी। तो इस तरह सोलापुर गांव ने अपनी आंखों से देखा कि माधव कैसे तांत्रिक के साथ मिलकर
गांव वालों के साथ काली साधना कर रहा था, जिसकी सजा अब उसे मिल भी गई। लेकिन अब गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई भी रात में श्मशान की ओर कदम नहीं रखेगा। और इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है।